नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ क्रिमिनल अवमानना का मामला दर्ज कर दिया है। और केवल मामला दर्ज नहीं किया है, बल्कि इसमें 26 अप्रैल की तारीख भी लगा दी है। पूरा मामला बेहद गंभीर है। अब संजय पाठक की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप इस मामले को पूरा मैं सुनाता हूं। दरअसल पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश में कटनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है आशुतोष मनु दीक्षित। आशुतोष मनु दीक्षित ने काफ़ी लंबे समय पहले, लगभग साल सवा साल पहले, ईओडब्ल्यू में एक शिकायत की थी कि संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों ने एक्सिस माइनिंग की है। एक्सिस माइनिंग यानी कि अवैध माइनिंग की है। और इनके खिलाफ शिकायत जब आई तो ईओडब्ल्यू ने उस शिकायत को खनिज विभाग के पीएस को भेज दी। खनिज विभाग के पीएस ने बाकायदा एक टीम गठित की, जांच कराई, और उसके बाद में जो सामने आया, जिसकी जानकारी पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में दी। उनका कहना था कि संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों ने अवैध माइनिंग करके जो की है उस पर 443 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया गया है। यानी 443 करोड़ रुपए की उन्होंने अवैध माइनिंग की थी। ये विधानसभा के पटल पर जानकारी दी गई। लेकिन जब लंबा समय हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो आशुतोष मनु दीक्षित ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि आखिर क्यों नहीं ये कार्रवाई हो रही है, नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है, वसूली क्यों नहीं हो रही है। और आशुतोष मनु दीक्षित की इस याचिका पर सुनवाई होनी थी जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में। लेकिन सुनवाई के पहले संजय पाठक ने, जो हाई कोर्ट के जज हैं विशाल मिश्रा, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, यानी उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की अपने पक्ष में। इस बात को स्वयं विशाल मिश्रा जी ने बाकायदा ऑर्डर शीट में लिख दिया और उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। उनका कहना था कि संजय पाठक ने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया, इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की। बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इस मामले में कोर्ट को खुद संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन सितंबर 2025 में विशाल मिश्रा जी ने स्वयं को अलग किया था, तब से लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो आशुतोष मनु दीक्षित हैं, इन्होंने डीजीपी को चिट्ठी दी, वहाँ जबलपुर एसपी को दी, थाने को दी, चीफ जस्टिस को दी कि भाई इसमें संज्ञान लीजिए, कार्रवाई करिए। जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक डब्ल्यूपी लगाई हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि संजय पाठक ने एक आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस संबंध में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। इस मामले की आज तीसरी सुनवाई थी। आज चीफ जस्टिस जो संजीव सचदेवा जी हैं और जस्टिस विवेक सराफ साहब के जो डबल बेंच है, इसमें ये मामले की सुनवाई थी। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ज़रा गौर से सुनिए। कोर्ट का ये कहना है कि हम याचिकाकर्ता की याचिका को अलग रखते हैं, डिस्पोज करते हैं, और खुद हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर संजय पाठक जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस रजिस्टर करता है। आप सोचिए हाई कोर्ट ने कितना बड़ा सख्त फैसला लिया है। मैं सैल्यूट करता हूँ हाई कोर्ट को। आज हाई कोर्ट ने वाकई, आप कितने भी बड़े और प्रभावशाली बने रहें, लेकिन कानून अपना काम करता है और ये आज दिखाई दिया है। हाई कोर्ट ने, हमारी जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने इसके तत्काल बाद प्रकरण भी कायम कर दिया है और अगली तारीख जिसमें संजय पाठक जी को खुद पेश होना होगा, 26 अप्रैल तय भी कर दी है। इस संबंध में जो आशुतोष मनु दीक्षित के एडवोकेट हैं अरविंद श्रीवास्तव, उन्होंने पूरे मामले की जो जानकारी दी है, लगभग 2 मिनट आप सुन लीजिए उनको। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित जी का एक मामला श्री विशाल मिश्रा साहब की कोर्ट में चल रहा था, जो माइनिंग से संबंधित था, जिसमें उन्होंने श्री संजय पाठक के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। और उस याचिका की सुनवाई के समय दौरान संजय पाठक जी ने न्यायाधीश महोदय को फ़ोन पे अप्रोच किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिलके इस केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि स्वाभाविक तौर से ये एक न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसी बात थी,
तो इसलिए श्री विशाल मिश्रा जी ने जब कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो उसमें आर्डर शीट में इस बात को लिख के कि हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई और उन्होंने हमसे अप्रोच किया, इसलिए मैं इस केस से सुनवाई नहीं करूंगा, और प्रकरण को उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। ये सितंबर 2025 की बात है। उसके बाद जो याचिकाकर्ता था आशुतोष दीक्षित, उसने माननीय हाई कोर्ट को, विधानसभा अध्यक्ष को, चूंकि संजय पाठक विधायक भी हैं, और डीजीपी को, एसपी को, सभी को अभ्यावेदन दे के मांग की थी कि ये जो मामला हुआ है ये सरासर न्यायिक अवमानना का मामला है और उन्होंने इसमें कोशिश की हस्तक्षेप करने की, इसलिए हमारे अभ्यावेदन पे जांच करके उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, जो भी उचित समझी जाए इसकी जांच की जाए। लेकिन उस पर किसी कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई 3 महीने 4 महीने तक, तो उसमें फिर एक रिट याचिका अलग से दायर की गई, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय विनय सराफ जी की न्यायालय में हुई। वो 2-3 बार उसकी सुनवाई पिछले पेशियों में हो रही थी। आज उस याचिका का निस्तारण कर दिया गया, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, और माननीय खंडपीठ ने स्वयं उसका कॉग्निजेंस लेते हुए स्वप्रेरणा से अपनी तरफ से कंप्लेनेंट के रूप में इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में संजय पाठक के खिलाफ रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। मतलब कोर्ट खुद कंप्लेनेंट बन के उसने केस, हाँ, तो ये स्यू मोटे एक्शन हाई कोर्ट ने खुद ही लिया और हमारी जो याचिका थी उसी के साथ उसको समाप्त कर दिया कि अब हमने ऑर्डर कर दिया, इसलिए अब इस याचिका की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट। तो आपने देखा कि जो एडवोकेट है आशुतोष मनोज दीक्षित, उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अब केस रजिस्टर कर दिया है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि 26 अप्रैल तारीख भी लग गई है इस मामले में, यानी हमारे संजय पाठक जी की मुश्किलें तो अब बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा, ये भी संयोग है कि ये एकमात्र मुश्किल नहीं बढ़ी है उनकी, एक और मुश्किल जबलपुर में ही बढ़ी है। ये जबलपुर हाई कोर्ट में बढ़ी थी। एक और मुश्किल जो जबलपुर में बढ़ी है वो जबलपुर कलेक्टर ने बढ़ा दी है। दरअसल आपने और हमने देखा कि पिछले दिनों 14 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संजय पाठक जी के विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ के वरई में गए थे, जहां किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस पूरे आयोजन को संजय पाठक जी ने ऐसा प्रस्तुत किया कि अब उनके और मुख्यमंत्री के बीच खाई पड़ गई है और मुख्यमंत्री और वो दोनों एक हो गए हैं, अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है शायद नहीं होंगी। मतलब इस कदर प्रस्तुत किया था उन्होंने कि मुख्यमंत्री नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान आए हैं। मुख्यमंत्री के आने के बाद अब विजय राघवगढ़ की जनता अगले 10 पीढ़ी तक मोहन यादव जी की सरकार के एहसानों को नहीं भूल पाएगी। ये सारी बातें संजय पाठक जी ने की थी। यानी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये संदेश देने की कोशिश की थी कि मेरा और मोहन यादव जी का तो पेचअप हो गया है, अब मोहन यादव जी और मेरे बीच में कोई खाई नहीं है, अब तो मोहन यादव जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। ठीक होगा, क्योंकि आप तो बीजेपी के हैं और मोहन यादव जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 14 मार्च को मुख्यमंत्री की यात्रा के तत्काल बाद जबलपुर कलेक्टर ने संजय पाठक के परिवार की 3 कंपनियों को नोटिस थमा दिए और कहा कि आपसे जो 443 करोड़ की वसूली हो रही है उसमें अब आपको अंतिम पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। संजय पाठक को समझ में आ जाना चाहिए था कि कलेक्टर यदि मुख्यमंत्री की यात्रा के तत्काल बाद कोई कार्रवाई कर रहा है तो उनको समझना आना चाहिए कि सरकार के संकेत क्या हैं, लेकिन वो संकेत समझते नहीं हैं। खैर, अब वो अंतिम जो मौका दिया कलेक्टर ने उसकी अवधि कल निकल गई है। अब मुझे लगता है कि राज्य सरकार संजय पाठक से वसूली की तैयारी जोर शोर से शुरू करेगी, अगले 1-2 दिन में ही करेगी। 443 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि संजय पाठक जी कल 443 करोड़ जमा कर देंगे और मामला निबट जाएगा ना। ये 443 करोड़ की तो उन्होंने एक्सिस माइनिंग की है, और इस पर फाइन लगाया जाएगा। फाइन के बाद जितनी साल हो गए हैं उस पर उसका ब्याज लगेगा, ब्याज के बाद फिर जीएसटी लगेगा। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईमानदारी से वसूली हुई तो पाठक जी को 2000 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे इस मामले में।
पाठक जी को 2000 करोड़ रुपए की तैयारी रखना चाहिए इस मामले से निपटने के लिए, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मेरे साथ कटनी के ही वरिष्ठ पत्रकार संजय पाठक जी के बाल सिका और अब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं। संक्षेप में समझते हैं कि रिजवान भाई के बाल सखा की स्थिति क्या होने वाली है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र। अब मुझे पता नहीं है मैं खुश हूँ, दुखी हूँ या क्या हूँ कि आपके बाल सखा जो है ना लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो दुखी हूँ, इसलिए कि मित्र हैं, परेशानी में है तो उनकी परेशानी। हाँ, आपकी आंखें भी लाल हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, परेशानी से तो परेशानी होती है, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ये बड़ी मुसीबत का एहसास कराता है। अब भविष्य में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन न्यायालय ने जिस तरह का आज निर्णय लिया है, अब देर आए दुरुस्त आयद ही कहेंगे, इसलिए कि ये निर्णय तो न्यायालय को 6 महीने पहले ले लेना चाहिए था। और न्यायालय की कार्रवाई पर बहुत टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग करना हमारा अधिकार है, वो करेंगे ज़रूर। जिस दिन जस्टिस विशाल मिश्रा ने प्रोसीडिंग में ये बात लिखी थी और चीफ जस्टिस की तरफ ये बढ़ा दिया था, चीफ जस्टिस को सो मोटिव, जो आज उन्होंने सो मोटिव किया है 6 महीने पहले जी, तभी सो मोटिव करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप न्याय के मूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, आपकी कार्रवाइयों पर, आपकी व्यस्तताओं पर, इसलिए कि आप ओवर ऑक्यूपाइड हैं, न्यायालय बहुत व्यस्तताएं हैं। हो सकता है आपको ये मामला उतना बड़ा ना लगा हो और आपके ही जस्टिस ने कुछ लिखा था तो हो सकता है इग्नोर हो गया हो। उसके बाद फिर आशुतोष मनु दीक्षित ने बाकायदा लिखित शिकायत की थी। आपने कई लोगों के नाम लिए, उन्होंने स्पीकर को भी एक शिकायत की थी मध्य प्रदेश विधानसभा की, उनको सब कुछ शिकायत आपको इनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, उनके कार्रवाई करनी है। ऐसा कोई नियम है क्या? कोर्ट की अवमानना पर विधायक की सदस्यता जाती है, ऐसा कोई नियम है क्या? सज़ा होगी तभी इस तरह की होगी। हाँ। और न्यायालय इस पे किस तरह से, कितनी मजबूती के साथ और कैसे, कितना गंभीरता से, या इसको कितना बड़ा मामला मानता है न्यायालय, ये तो उसी के बाद बहुत देखिए, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश का एक उदाहरण हमारे और आपके बीच में है। दरअसल ये मामला था अलीराजपुर का। अलीराजपुर में नगर पालिका अध्यक्ष कोई महिला थी आज से कुछ वर्ष पहले, और उन पर कोई आरोप लगे थे भ्रष्टाचार से। तो वो अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी। वहाँ एक स्थानीय पत्रकार थे, उन्होंने जिन हाईकोर्ट जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत लगी थी उन्हें रात में कोई मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे, हाँ, जमानत नहीं सर ये जमानत ना दी जाए, ये भ्रष्ट है। अब पता नहीं किस भावुकता में आके उस पत्रकार ने कर दिया, लेकिन उन जज ने उस पर एक्शन लिया था। उन्हें रजिस्ट्रार को लिखा, रजिस्ट्रार ने पुलिस को लिखा, पुलिस ने बाकायदा पत्रकार को गिरफ्तार किया, 6 महीने जमानत दी हुई। तो ये मामले और ये जो संजय पाठक जी के मामले में आप कितना अंतर पाते हैं? क्या सजाएं अलग अलग होंगी कि एक जैसी होगी? इस मामले में वैसे तो ज़मीन आसमान का अंतर है रविंद्र भाई। मामला कौन सा ज़्यादा गंभीर दिख रहा है? ये वाला संजय पाठक जी का। जी, इसलिए कि वो मतलब वो पत्रकार से भी ज़्यादा गंभीर संजय पाठक वो पत्रकार किसी भ्रष्टाचार में कार्रवाई कराने की मांग कर रहा था, ठीक है, और ये भ्रष्टाचार को रोकने की मांग, उस पर फेवर चाहते थे भ्रष्टाचार। उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ तो फेवर की बात है। यहाँ तो जिस तरह से जज साहब ने जो कुछ भी लिखा है उससे ये एहसास होता है कि उन्हें अप्रोच किया गया था, और इसी मामले में अप्रोच किया गया था। उन्होंने ऐसा लिखा है, अप्रोच उसने भी किया था, लेकिन उसने कहा था कि ये बहुत भ्रष्ट है, इन पर कार्रवाई करिए। यहाँ ये मामला है कि ये जो कार्रवाई है ना करिए। अप्रोच तो शायद इसी बात की हो सकती है, इसलिए कि उनके परिवार से संबंधित तो कंपनियाँ हैं। और फिर वही है कि मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि न्यायालय की कार्रवाइयों को हम लोगों ने देखा है, न्यायालय बहुत, उनमें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बोझ है, जजों की बहुत कमी है, तो हो सकता है सीजे इस बात पर उनका ध्यान नहीं जा पाया हो। लेकिन फिर आशुतोष मनु दीक्षित ने, जब किसी ने उनकी जो उन्होंने पत्र भेजा था उस पर भी किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया उसको, तो फिर उन्हें बाकायदा एक याचिका के साथ आना पड़ा। और आज भाई, मैं आपने जो कि लंबी रिपोर्टिंग की है और जबलपुर भी आप रहे हो, हाईकोर्ट जी, हाईकोर्ट भी मैंने कवर किया जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संजय पाठक के पास विकल्प क्या है? वे सीधा 26 तारीख को कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे या अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि ठीक है भैया मैंने गलती की, जो सजा देना है दे दो? एक दूसरा, वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? 2, तीसरा, इसमें यह भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब चूंकि इस मामले में स्वयं ऑटो लिया है हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट खुद अब इसमें एक तरह से पार्टी हो गया है, और इतना भी हम मानते हैं कि हाईकोर्ट जज पे अविश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए
विशाल मिश्रा साहब को कोई बुलाया जाएगा या उनसे बयान होंगे, ये संभव ही नहीं है, असंभव चीज़ें हैं। विशाल मिश्रा साहब को जो कहना था वो अपने ऑर्डर में कह चुके हैं और वो कोर्ट के फाइल में है, तो अब इसमें लंबी सुनवाई की कोई गुंजाइश तो दिखती नहीं है। यदि संजय पाठक जी 26 को पेश होते हैं, एक या दो सुनवाई में मेरे ख्याल में फैसला आ जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हर व्यक्ति को अपने बात पूरा कहने का अवसर है, अपनी सफाई देने का पूरा अवसर है। जैसा आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो ये फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा, इसलिए कि मामला सीजे के कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए तो और ज़्यादा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट सीधा कह के आ जाओ, तुम अब मेरे पास ही आ जाओ। बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस मामले से ये विजय शाह वाला जो मामला नहीं, जैसे इस मामले में भी जैसे ये इससे रिकवरी से बचने का प्रयास था, तो कुछ इस तरह से है कि नमाज माफ़ कराने गए थे, रोज़े गले पड़ गए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जाकर तो और नई परेशानी खड़ी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से कि पाठक जी की जो स्टाइल है काम करने की, वो उस रास्ते को चुनते हैं जहाँ कह रहे कांटे ज़्यादा हैं, सरल रास्ता तो कभी चुनते ही नहीं है वो। देखिए रविंद्र भाई, ये कंट का कीड़ मार्ग पर चलते हैं वो, क्या है सब कंट का कीड़ या कांटे ज़्यादा हो उसी में चल रहा है। तो ये रास्ते के कंटक जो है वो उसको कंट का कीड़ मार्ग। हाँ जी। तो ये जो पाठक जी का आजमाया हुआ नुस्खा है, इन नुस्खों में वो लंबे समय तक सक्सेस भी रहे हैं। भाई न्यायालय हो, अन्य तरह की चीज़ें हो, एक्सेस माइनिंग हो, फॉरेस्ट का मसला हो, फॉरेस्ट के लैंड पर माइनिंग हो, ऐसी बहुत चीज़ों में उनको न्यायालय से लगातार सफलताएं मिलती रही हैं और इस रास्ते पर वो हमेशा एक सक्सेस रहे। वो आपके मित्र हैं बचपन के, भाई आपके साथ मतलब सहपाठी रहे हैं आप लोग। जी हाँ, सहपाठी तो नहीं थे, लेकिन कभी आपसे सलाह नहीं करते हो? अब आजकल नहीं कर रहे हैं पहले हम लोग आपस में बहुत ढेर सारी बातें करते थे, व्यावसायिक बातें तो बहुत हम नहीं करते थे, लेकिन मित्रता थी, मित्रता के नाते हम एक दूसरे के शुभचिंतक हैं, आज भी हैं और शुभचिंतक हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ रविंद्र भाई में। तो वो इस तरह के उन दुर्गम राह पे चलकर वो हमेशा सफल रहे हैं और शायद इसीलिए वो न्यायालय के इस रास्ते को उन्होंने अप्रोच किया है। लेकिन अब कभी कभी जब वक्त ख़राब होता है तो हाथी में या ऊँट में बैठे हुए व्यक्ति को भी श्वान काट लेता है, आजकल कुत्ता कहना है बुरा मान जाते हैं लोग। जी जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है जी कि हम हाई कोर्ट की बात को यहाँ छोड़ते हैं, जो होगा अपन 26 को फिर बैठ जाएंगे। जी। ये जो जबलपुर कोर्ट क्यों पीछे पड़ गया? अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, एक संदेश देने की कोशिश हुई, भैया सब ठीक हो गया है, अब कोई खाई नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने गले लगा लिया है। ये कलेक्टर क्यों पीछे पड़ गए? जबलपुर कलेक्टर ने फाइनल नोटिस दे दिया और खबर आ रही है कि उनको अंतिम जो मौका था सुनवाई का वो निकल गया, उनका उसका समय भी निकल गया है। तो यहाँ भी कुछ लग रहा है आपको कि अब वसूली होगी, प्रक्रिया शुरू होगी आपकी? देखिए रविंद्र भाई, ये एक्सेस माइनिंग का मामला है और एक्सेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक्सेस माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल फैसला है और वो उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। वो एक फैसला जो इस पर उसको इग्नोर करने वाले अधिकारी भी फंस सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको भी कीमत चुकानी पड़ सकती है उसकी। चूँकि एक्सेस माइनिंग का मामला है और एक्सेस माइनिंग आपके ही डॉक्यूमेंट से निकाली गई है, ये कहीं और से किसी ने नहीं दे दी। आपने जो पिट पास काटे, आपने जो भी चीज़ें माइनिंग की, आपका जो भी प्लान था उसके हिसाब से ही निकाला गया है। और ये तो सिर्फ वो निकाला गया है जो एक्सेस माइनिंग हुई है। अभी तो पेनाल्टी और उस पर ब्याज और बहुत तरह की चीज़ें, जैसा आप पहले भी जिक्र कर रहे थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें वक्त बिताया जा सकता है, चाहे जितना वक्त बिता लो, लेकिन इसमें बचाया नहीं जा सकता। आप जैसे मुख्यमंत्री और उनके रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उनके रिश्ते तो मधुर रहे हैं हमेशा से, साथ एक ही साथ के विधायक हैं, लंबे समय तक दोनों साथ में रहे हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की भी तो एक कानूनी बाध्यता है ना, अपनी मजबूरियाँ है कि हर चीज़ तो आप, ऐसा तो है कोई जंगल राज तो चल नहीं रहा है हर चीज़। और जब न्यायालय के निर्देश हैं, शासन ने बाकायदा उसमें जांच की है, जांच में ये सारी तरह की चीज़ें आई हैं, इनके मोहन यादव जी के कार्यकाल के पहले की ये सारी एक्सेस माइनिंग, ये सारी तरह की चीज़ें हैं। फिर एक विधायक के नाते मोहन यादव जी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मोहन यादव जी, अपने दर्शकों के साथ मैं साझा कर लूँ कि वो मध्य प्रदेश की 230 जितनी भी विधानसभा है, हर जगह वो एक बार कम से कम जाना है, कई बार तो 2 जगह भी हुआ है। 215 से अधिक विधानसभा वो जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी विधानसभाएं हो गई, संजय पाठक की विधानसभा भी उसमें शामिल है। वो आखिरी रह गई थी इसलिए वो गए थे।
तो इस मतलब ये खुशमी ना पाली जाए जी। कि वो संजय पाठक को ओबलाइज करने गए थे, वो तो उनका एक टारगेट था। जी, खुश होने वालों को खुश भी होना चाहिए, इसलिए कि बड़ी बड़ी होर्डिंग भोपाल तक लगी थी, हमने देखा था। किसी और विधायक के कार्यक्रम में हमने नहीं देखा, लेकिन तो वो संजय खराबपति विधायक है, ये पैसा भी तो दिखना चाहिए ये- कि वो पैसे वाले विधायक है, ये कब दिखाएंगे भाई? ये संजय पाठक जी की स्टाइल है अपनी, और इसका प्रभाव भी पड़ता है, जाहिर है। तो अब फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, है वही 443 करोड़, चाहे वो न्यायालय में चल रहा हो या कलेक्टर न्यायालय में देखिए चल रहा रिजवान हो। भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और मेरे दिमाग में अचानक आया, जी। इसे अंतिम मान के आप जवाब दीजिए। जी। जिस प्रकार 6 महीने हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की, फिर एक WP दर्ज हुई, फिर हाई कोर्ट को लगा नहीं यार अपने को खुद करना चाहिए, फिर हाई कोर्ट ने कर ली। इसी प्रकार से यदि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जो इलीगल माइनिंग को लेकर जो फैसला है, उसको आधार बनाकर यही मनु दीक्षित यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, तो फिर क्या होगा? वसूली होगी, रुकेगी, क्या होगा? क्योंकि ये वसूली अब मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि पाठक जी से वसूली कब होगी। बिल्कुल रविंद्र भाई, 6 महीने न्यायालय में चीज़ें लिंगरान होती रहीं, और 6 महीने से अधिक हो गया कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर के यहाँ हो रहा है, इसलिए कि जब सक्सेना जी वहाँ पर कलेक्टर थे, उसी समय सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। PS उमाकांत उमराव ने सारी प्रक्रिया पूरी करा दी थी, लेकिन फिर वो जो एक टेक्निकल आधार पर सेल टैक्स कितना लगना है, इनकम टैक्स लगना है, क्या लगना है, दुनिया भर के जो टैक्स, जो वाणिज्य विभाग का जो काम था, वो सारी तरह की चीज़ों के नाम पर बहुत चीज़ों तक चलती रही बहुत लंबे समय तक। इनको जवाब का भी अवसर दिया गया, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। आशुतोष के पास ये विकल्प है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, तो उस गति को मुझे लगता है वो शायद इंतज़ार करेंगे, इसलिए कि न्यायालय ने आज उनके एक याचिका का निस्तारण कर दिया, उसका निराकरण कर दिया, और न्यायालय ने कहा कि हम खुद अंतिम बेनिफिशियल तो मनु ही रहा ना। हाँ, फिर सारा प्रयास तो मनु का ही है। जो आशुतोष मनु ने न्यायालय को एहसास कराया कि ये एक चीज़ पेंडिंग रह गई है आपके यहाँ, जस्टिस विशाल मिश्रा ने जो कुछ लिख के दिया है उस पर आपने कार्रवाई नहीं की है, तो अब न्यायालय ने उसको 100 मोटिव लिया है। तो 100 मोटिव लिया है, तो अब जाहिर है कि ये इस पर सुनवाई होगी, उन्हें तलब किया जाएगा, बाकायदा नोटिस होंगे, उन्हें अपना पक्ष ज़्यादा रखने का। पेशीरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष खुद न्यायालय है, और उसमें जो शिकायतकर्ता कह सकते हो विशाल मिश्रा साहब, जिन्होंने लिखा है ऑर्डर में, तो इन पे तो भरोसा न्यायालय करेगा ही ना। रविंद्र भाई, एक मामले में संज्ञान लेने में 100 मोटिव में 6 महीने लग गए, तो सुनवाई में 6 महीने नहीं लगेंगे, मैं कैसे मान लूँ? साल भर भी लग सकता है। और पाठक जी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। तब तक पाठक जी को टेंशन बना रहेगा। हाँ, पाठक जी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, और उनकी व्यस्तताएं, उनका व्यवसाय, उनका टेंशन तो रहता ही है भाई, हाई कोर्ट ने ले लिया, पता नहीं कब जेल भेज दे, अवमानना, और जस्टिस कब जेल भेज दे। इस मामले में जेल है, सजा है जेल की। सीजे जो है 2 साल तक की सज़ा है इसमें। सीजे जो है वो दिसंबर में, मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, जो जहाँ तक मुझे याद आता है, दिसंबर में वो उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो अब देखते हैं किस तरह से होता है, वो उसकी खुद सुनवाई करते हैं या किसी और को सौंपते हैं, ये अब मुझे लगता है। आखिरी बात ये बता दूं कि मुझे ये लगता है कि जो भी जिसका भी रोस्टर होगा, अब शायद उसके न्यायालय में सुनवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना समझा कि मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं, और अब जेल जाने की तरवाल भी लटक गई है। केवल वसूली की नहीं, वसूली तो उनको मैंने पहले भी सलाह दी और आज भी दे रहा हूँ कि आप 2000 करोड़ की व्यवस्था करके रखिए, लगभग इसके आसपास वसूली होगी आपके। लेकिन अब आपका जो ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा होशियारी है, वो कहीं ना कहीं आपको जेल के सीखचों तक ना पहुंचा दे, वो भी हम लोग सब नज़र रखेंगे। लेकिन मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, हाई कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो आप समझिए पाठक जी का क्या होगा, मुझे नहीं पता। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।